बात थी वो ये कि जो सॉलिड एंगल है किसी भी क्लोज सरफेस से, कोई भी आपके पास क्लोज सरफेस है, क्लोज सरफेस में बहुत सारे आपके पास एग्जांपल्स हैं। क्लोज सरफेस में आपके पास स्फेयर है, क्लोज सरफेस में आपके पास में क्यूब है, क्लोज सरफेस में आपके पास सिलेंडर है, क्लोज सरफेस में आपके पास कोई भी इरेगुलर बॉडी हो सकती है जिसका कोई नाम ना हो। जैसे मान लो क्लोज सरफेस में आपके पास में कोई बॉडी ऐसी है, इसका कोई नाम नहीं है, इरेगुलर है। तो अगर कोई पॉइंट इस क्लोज सरफेस के अंदर है तो उस पॉइंट पर ये क्लोज सरफेस जो सॉलिड एंगल बनाती है वो 4 पाई स्टेरेडियन होता है। एक तो सबसे इम्पोर्टेंट बात ये थी लास्ट वाली क्लास में जो हम लोगों ने सॉलिड एंगल थ्योरम में देखा था। दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि अगर कोई क्लोज सरफेस है और पॉइंट बाहर की तरफ है, आउटसाइड है, तो क्लोज सरफेस 0 का सॉलिड एंगल बनाती है। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि सॉलिड एंगल अंदर वाले पॉइंट पर 4 पाई बनेगा, चाहे क्लोज सरफेस कैसी भी हो, चाहे किसी भी ज्योमेट्री की हो, किसी भी आकार की हो। और बाहर वाले पॉइंट पर सॉलिड एंगल 0 बनेगा अगर क्लोज सरफेस किसी भी तरीके की हो। अंदर वाले पॉइंट पर 4 पाई स्टेरेडियन बनेगा चाहे क्लोज सरफेस किसी भी तरीके की हो। बाहर वाले पॉइंट पर 0 बनेगा चाहे क्लोज सरफेस किसी भी तरीके की हो। तो ये हम लोगों ने जान लिया। अब इसी बात का, इसी सॉलिड एंगल थ्योरम का हम यूज़ करेंगे और देखेंगे कि गॉस ने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जो थ्योरम दी है इलेक्ट्रिक फ्लक्स को लेकर के वो क्या है। यानी कि हम अब बात करने वाले हैं गॉस थ्योरम इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। क्योंकि गॉस का जो फिजिक्स में काम है वो बहुत जगहों पर है, बहुत सारी बातें गॉस ने बता रखी हैं। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं गॉस की उस थ्योरम की जो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में है। क्या है वो थ्योरम? वो थ्योरम ये कहती है, एक ठीक है, तो ये थ्योरम ये कहती है कि जो क्लोज बॉडी है और आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है वो लिंक होता है किसी भी सरफेस के साथ। अगर इलेक्ट्रिक फ्लक्स की आपको डेफिनेशन याद हो तो आपने वहाँ पे डेफिनेशन में यही लिखा हुआ है कि किसी भी एरिया के साथ जो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस लिंक होती हैं 90 डिग्री के साथ में, उन लाइंस का जो नंबर होता है दैट इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो गॉस थ्योरम का जो पहला स्टेटमेंट है वो क्या है? स्टेटमेंट 1। क्या है इनका स्टेटमेंट 1? स्टेटमेंट 1 है कि टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम लोग फाई ई से लिखते हैं। टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक्ड विद क्लोज बॉडी will be equal to 1 by epsilon naught times 2 total electric flux linked with closed body will be equal to 1 by epsilon naught times of total enclosed charge by closed body। ये स्टेटमेंट 1 है। अच्छे से देखो इसको, सुनो, ध्यान से समझो। ये जो स्टेटमेंट 1 है पहले आप इसको समझ लीजिए वो क्या कहता है कि किसी भी क्लोज बॉडी से लिंक होने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स 1 by epsilon naught टाइम्स होता है
किसके 1/ε0 टाइम्स होता है? ऑफ टोटल इनक्लोजिव चार्ज बाय क्लोज बॉडी। उस क्लोज बॉडी ने कुल कितना चार्ज अपने अंदर इनक्लोज किया है। एक डायग्राम बना के समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लीजिए ये हमारे पास में क्लोज बॉडी है, ये क्लोज बॉडी है, इसके अंदर एक Q1 चार्ज है, इसके अंदर Q2 चार्ज है, ये Q3 चार्ज है, ये Q4 चार्ज है, ये Q5 चार्ज है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि क्लोज बॉडी है और क्लोज बॉडी के अंदर कुछ चार्जेस हैं और कुछ चार्जेस जो है बाहर भी हैं बॉडी के। तो इससे लिंक होने वाला फ्लक्स कितना होगा? क्योंकि चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी, ये बात पक्की है। हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फ्लक्स में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में पढ़ा हुआ है। तो यहाँ पर अगर हमसे कहा जाए कि टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा, तो गॉस कहते हैं कि टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा phi E इज इक्वल टू 1/ε0 इनटू में हमको लिखना है टोटल इनक्लोजिव चार्ज बाई बॉडी। बॉडी ने अपने अंदर कुल कितना चार्ज बंद कर रखा है। तो phi E इज इक्वल टू 1/ε0 इनटू, अब आप देखोगे इस क्लोज बॉडी ने अपने अंदर कितना चार्ज बंद कर रखा है। तो यहाँ पर Q1 चार्ज है, Q2 चार्ज है और Q3 चार्ज है। इन सारे चार्जेस का टोटल। अब आप इस एग्जाम्पल को देखो और वो जो स्टेटमेंट है उसको देखो, दोनों को आपस में मैच कराइए। एक एग्जाम्पल और लेते हैं। ये हमारे पास में क्लोज बॉडी, इसके अंदर एक चार्ज है Q1, एक चार्ज है Q2, एक चार्ज है Q3, एक चार्ज है Q4, एक चार्ज है Q5 और कुछ चार्जेस बाहर भी हैं। अगर बाहर हैं तो दिखा दीजिए, नहीं है तो कोई बात नहीं। स्टेटमेंट 1 में केवल वो चार्जेस आते हैं जो कि बॉडी के अंदर है। अब हमसे इस बॉडी से लिंक होने वाला फ्लक्स गॉस थ्योरम की हेल्प से अगर पूछा जाए तो गॉस थ्योरम कहता है 1/ε0 इनटू, यहाँ पर उस चार्ज का टोटल लिखना है जो बॉडी के अंदर है। तो देखो बॉडी के अंदर कौन सा चार्ज है? Q1 है। साइन नहीं पता, तो अगर किसी चार्ज का साइन नहीं पता तो हमेशा प्लस होता है। बॉडी के अंदर कितना चार्ज है? Q2 है। और बॉडी के अंदर कितना चार्ज है? Q3 है। और बॉडी के अंदर कितना चार्ज है? तो बॉडी के अंदर जो चार्ज है वो Q4 है और बॉडी के अंदर कितना चार्ज है? वो Q5 है। इन सारे चार्जेस का प्लस कर देना। और आपको पता है कि जब हम चार्जेस का प्लस करते हैं तो हमेशा साइन के साथ चार्जेस को जोड़ा जाता है। तो 1/ε0 ये आ गया Q1 प्लस Q2 माइनस Q3 माइनस Q4 माइनस Q5। ये हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाल पा रहे हैं जो कि गॉस थ्योरम के स्टेटमेंट 1 ने कहा है। तो स्टेटमेंट 1 ये कहता है कि टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसी भी क्लोज बॉडी से जो लिंक होता है उसकी वैल्यू होती है 1/ε0 टाइम्स ऑफ टोटल चार्ज जो बॉडी ने अपने अंदर इनक्लोज किया। अगर हम इस सारी बात को, ये जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है यहाँ से लेकर के यहाँ तक, अगर हम इस पूरी बात को यहाँ पर मैथमेटिकली लिखें तो हम इसको ऐसे लिखेंगे phi E बराबर 1/ε0 इनटू टोटल चार्ज इनक्लोजेस बाय बॉडी, इनक्लोज्ड बाय क्लोज बॉडी। तो क्लोज बॉडी है उसने कितना चार्ज अपने अंदर इनक्लोज किया हुआ है, ठीक है। तो ऐसा लिखते हैं टोटल चार्ज इनक्लोज्ड बाय बॉडी, यहाँ पे लिख देते हैं इसको टोटल चार्ज इनक्लोज्ड बाय। अब जब बॉडी ने अपने अंदर कितना चार्ज बंद किया है तो जब आप सबको जोड़ोगे तो चार्ज के टोटल को कैसे लिखते हैं? सिग्मा क्यू। सिग्मा क्यू का मतलब सारे चार्जेस जो बॉडी के अंदर है उनको क्या कर दिया जाए? प्लस कर दिया जाए। तो ये है तुम्हारी गॉस थ्योरम का स्टेटमेंट 1, ठीक।
अब हम ये स्टेटमेंट 1 जो इन्होंने कहा, अब हम इसको प्रूफ करते हैं, ठीक। उसके बाद में दूसरा जो स्टेटमेंट है उसको हम लोग प्रूफ करेंगे। तो अब स्टेटमेंट 1 को प्रूफ कर लिया है। वहाँ पर एग्जाम में आपके लिए क्वेश्चंस आएगा कि गॉस थ्योरम लिखिए और फिर आता है कि प्रूफ भी करिए। तो अगर दोनों काम आ रहे हैं, लिखिए और प्रूफ करिए, तो लिखने वाला काम तो पूरा हो गया है। ये आपका स्टेटमेंट लिखा हुआ है और इसी स्टेटमेंट का ये मैथमेटिकल फॉर्म लिखा हुआ है। अब हम इसको प्रूफ करते हैं, तो प्रूफ किया जाए भाई। तो सबसे पहले हमारे पास में एक क्लोज बॉडी है, किसी भी आकार की आप ले सकते हो। ये हमारे पास में क्लोज बॉडी, क्लोज बॉडी, ठीक। इसके अंदर ये चार्ज है Q चार्ज। कई सारे भी आप ले सकते हो, हमने लेकिन एक चार्ज लिया और फ्लक्स निकालना है, टोटल फ्लक्स निकालना है। तो हमारे पास में फ्लक्स निकालने का फार्मूला है, फ्लक्स बराबर, क्या फार्मूला है? फ्लक्स का फार्मूला अगर आप लिखें, लिस्ट बनाए फ्लक्स के फार्मूले की, तो अभी तक आपके पास में कितने सारे फार्मूले आ चुके हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालने का एक फार्मूला ये था, नंबर ऑफ लाइंस। अगर आपको लाइंस दिखाई दे रही हैं, नंबर ऑफ लाइंस, लिंक्ड विद एरिया, लिंक्ड विद एरिया, नॉर्मली सारी की सारी लाइन उस एरिया के साथ में नॉर्मल होनी चाहिए। एक फार्मूला तो ये था। दूसरा फार्मूला आपके पास ये था, phi E इज इक्वल टू 1/एप्सिलॉन इनटू में Q 1.13 इंटू 10⁻11 इंटू Q। एक फार्मूला आपको ये मिला। तीसरा इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फार्मूला था, दैट इज आपने लिखा था E इंटू एरिया, और एक फार्मूला आपने लिखा था E वेक्टर डॉट एरिया वेक्टर। अभी तक आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स के इतने फार्मूले मिल चुके, लेकिन ये जो सारे फार्मूले मिले थे, इसमें हमारे पास में पॉइंट चार्ज अकेला था, पॉइंट चार्ज था। एरिया वगैरह कुछ नहीं दिया था, केवल पॉइंट चार्ज दिया था। और पॉइंट चार्ज दे करके हमसे फ्लक्स पूछा था, तो हमने वो स्फीयर इमेजिन किया था, और वो सारी चीज़ें जो है इमेजिन करने के बाद में ये सारी की सारी जो कंसेप्चुअल पॉइंट की लिस्ट है वो डेवलप हुई थी। लेकिन यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर हमारे पास में एरिया है, क्लोज बॉडी है जिसके पास एरिया है, और इसके अंदर ये चार्ज जो है वो बंद है। तो हमको निकालना है फ्लक्स, टोटल फ्लक्स चाहिए। तो कैसे करें? तो हमने क्या किया, इस एरिया में छोटा सा हिस्सा ले लिया, ये छोटा सा हिस्सा ले लिया। जैसे जैसे हम एक्सप्लेनेशन आगे करेंगे तो आपको ये ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा कि ये छोटा हिस्सा क्यों लिया गया। और हमने ये पूछा कि ये जो छोटा सा हिस्सा है, जो एरिया है, इस छोटे से एरिया की वैल्यू है D है। तो छोटे एरिया ने यहाँ पर यानी कि इस पॉइंट चार्ज पर कितना एंगल बनाया है, तो वो भी छोटा सा एंगल बनाएगा, सॉलिड एंगल D ओमेगा। तो D ओमेगा सॉलिड एंगल छोटे से एरिया ने बनाया, ठीक, ओके। तो हम इस छोटे से एरिया से लिंक होने वाला फ्लक्स निकालेंगे। हमें निकालना तो पूरी क्लोज बॉडी से है, लेकिन हमने शुरुआत करी है छोटे से, और छोटे से कैलकुलेट करेंगे, छोटी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे और फिर इंटीग्रेट करके पूरी वैल्यू निकाल लेंगे। तो देखिए भाई, हमने यहाँ जो लिखा उस पर ध्यान दें, लिंक फ्लक्स विद छोटा एरिया, स्मॉल एरिया D। कॉमन सेंस की बात है कि जो लिंक फ्लक्स होगा वो छोटा ही होगा, D phi E।
ये तो कोई नई बात नहीं है आपके लिए। टोटल फ्लक्स को किससे लिखते हैं? फाई ई से। तो छोटे से फ्लक्स को डी फाई ई से। टोटल मास को किससे लिखते हैं? एम से। तो छोटे मास को डी एम से। टोटल टाइम को किससे लिखते हैं? टी से। तो छोटे टाइम को डी टी से। एक्सपेंशन मेथड में सिखाया था आपको। तो डी फाई ई बराबर ई इंटू एरिया। अभी फार्मूले की लिस्ट बनाई थी ना, तो उसमें एक फार्मूला ये भी आया था, ई इंटू एरिया। यहां से आ गया डी फाई ई। ई एरिया क्या है? छोटा सा एरिया है डी है। ठीक, यहां तक तो कोई तकलीफ नहीं है जो लिस्ट ऑफ फार्मूला था। तो छोटे एरिया से लिंक होने वाला फ्लक्स, छोटा सा फ्लक्स आ गया। बच्चों आपको ये भी बता चुका हूं कि डी ओमेगा बराबर होता है डी ए कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर। ठीक, क्योंकि ये जो फार्मूला है ये छोटे एरिया के लिए काम करता है, इसीलिए हमें यहाँ पर छोटा एरिया लेना पड़ा। क्योंकि जो फार्मूला है सॉलिड एंगल निकालने का, जो मेरे पास फार्मूला है डी ओमेगा इज इक्वल टू डी ए कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर, वो फार्मूला केवल और केवल छोटे एरिया के लिए है। बड़े एरिया के लिए तो फार्मूला ही नहीं है, इसीलिए हमने इस बड़े एरिया को छोड़ दिया और छोटे एरिया से लिंक होने वाला फ्लक्स निकाल दिया। देखिए यहाँ पर क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा डी फाई ई और डी ए। देखो यहाँ से डी ए की वैल्यू कितनी आएगी? यहाँ से डी ए की वैल्यू होगी डी ओमेगा आर स्क्वायर कॉस थीटा। ये है, ये क्लोज बॉडी यहाँ लिख देता है, क्लोज बॉडी। ये है। और मैंने आपको सॉलिड एंगल बताते समय ये कहा था कि थीटा के बारे में कुछ ना कहा जाए तो हमेशा थीटा को क्या लेते हैं? जीरो, ये सोच के कि मामला आमने सामने का। तो यहाँ पर थीटा कुछ दिया नहीं गया, इसलिए थीटा की वैल्यू जीरो ले ली जाए। यहाँ पे आ गया डी ओमेगा आर स्क्वायर और कॉस जीरो। कॉस जीरो की वैल्यू 1 होती है, डी ओमेगा आर स्क्वायर। व्हाट इज आर? आर क्या है? आर छोटे एरिया की उस पॉइंट से डिस्टेंस होती थी जहां पर सॉलिड एंगल बना है। तो सॉलिड एंगल कहाँ बना है? यहाँ पर बना है, इस चार्ज पर बना है। तो इस चार्ज से छोटे से एरिया की जो डिस्टेंस होगी दैट इज आर। तो यहाँ पर आ गया डी ए की जगह पर डी ओमेगा और आर स्क्वायर डी फाई ई। अब ई फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का एक फार्मूला होता है और वो फार्मूला होता है, इस रिजल्ट को हम यहाँ लिखें, डी फाई ई इज इक्वल टू ई डी ओमेगा आर स्क्वायर। तो बच्चों एक फार्मूला पढ़ गया है कि ई बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट सोर्स चार्ज SC माइनस सोर्स चार्ज बाई आर स्क्वायर। SC यहाँ पर सोर्स चार्ज है जो इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा करता है। ये जो चार्ज है ना, वही तो इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा करेगा, उसी के पास तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी। तो ये चार्ज कैसा है? सोर्स चार्ज। तो E बराबर आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। सोर्स चार्ज है Q, आप देख सकते हो ये Q, डिस्टेंस कितनी है? r। मतलब इस वाले चार्ज से r दूरी पर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा होगी वो निकालनी है। तो E की वैल्यू यहाँ रख दीजिए, डी फाई ई की वैल्यू है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई आर स्क्वायर, साथ में डी ओमेगा और ये आर स्क्वायर। ये वाला आर स्क्वायर इस वाले आर स्क्वायर को कैंसिल कर देगा। ये आ जाएगा डी फाई ई इज इक्वल टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी ओमेगा। ये सारा का सारा जो कैलकुलेशन हुआ ये छोटे एरिया के लिए हुआ,
क्योंकि आप छोटे एरिया से लिंक होने वाला फ्लक्स निकाल रहे थे। तो हमने कहा कि हमको तो टोटल फ्लक्स चाहिए, यानी कि पूरे एरिया से लिंक होने वाला फ्लक्स चाहिए। तो क्या करते हैं, जो छोटी वैल्यू जो हमारे पास आई है उसको क्या करते हैं, इंटीग्रेट कर देते हैं। तो टोटल फ्लक्स क्या होगा भैया, तो टोटल फ्लक्स हो जाएगा छोटे से फ्लक्स का इंटीग्रेशन। क्योंकि यहाँ पर जो अपने पास में सरफेस है वो क्लोज वाली है, और पिछली क्लास में स्कॉर्डिंगल थ्योरम में हमने देखा था कि क्लोज के लिए हम लोग ऐसे साइन बना देते थे जिससे पता चले कि जो सरफेस है वो क्लोज वाली है। यहाँ से आ गया फाई ई इज इक्वल टू डी फाई की वैल्यू हो गई क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, साथ में डी हो गई। अच्छा, इंटीग्रेशन के अंदर बच्चों कांस्टेंट नहीं होता कभी, इंटीग्रेशन के अंदर कांस्टेंट नहीं होता। तो फाई ई बराबर आपको पता है कि 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या है, कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। और क्यू चार्ज है, ये भी कांस्टेंट है, क्योंकि अगर ये 10 कूलाम है तो फिर 15 कूलाम तो बन नहीं सकता, और अगर ये चार्ज आपका 2 कूलाम है तो 5 कूलाम नहीं बन सकता। तो जो चार्ज है वो तो कांस्टेंट ही रहेगा। तो इंटीग्रेशन के अंदर डी ओमेगा रह जाएगा। अब डी ओमेगा का नाम क्या है, डी ओमेगा का नाम है छोटा सा सॉलिड एंगल। डी ओमेगा का नाम है छोटा सा सॉलिड एंगल, और इंटीग्रेशन ऑफ डी ओमेगा को क्या कहेंगे, क्या पढ़ेंगे, पूरा सॉलिड एंगल। तो यहाँ पर आ गया फाई ई क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एंड देन इस डी ओमेगा की जगह पर हम लिख रहे हैं इंटीग्रेशन ऑफ डी ओमेगा की जगह पर लिख रहे हैं ओमेगा टोटल, ओमेगा टोटल। ये जो डी ओमेगा है इस छोटे एरिया डीए ने बनाया है। तो इंटीग्रेशन ऑफ डी ओमेगा पूरा सॉलिड एंगल, और पूरा सॉलिड एंगल कौन बनेगा, पूरी क्लोज बॉडी बनाएगी। कहाँ पर, इसी जगह पर। और पिछली क्लास में सॉलिड एंगल थ्योरम में हमने ये सीखा कि कोई भी क्लोज बॉडी अपने अंदर जब कोई पॉइंट आता है तो टोटल सॉलिड एंगल बनाती है 4 पाई। तो ये जो ओमेगा टोटल है इसकी वैल्यू कितनी होगी, 4 पाई होगी। तो फाई ई बराबर हो गया क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ओमेगा टोटल की वैल्यू हो जाएगी 4 पाई। कैसे 4 पाई, यहाँ लिख सकते हैं, बता सकते हैं कि कहाँ से, बाय यूजिंग थ्योरम ऑफ सॉलिड एंगल। थ्योरम ऑफ सॉलिड एंगल ने ये बताया था कि अगर कोई पॉइंट किसी क्लोज बॉडी के अंदर है तो पूरी क्लोज बॉडी उस पॉइंट पर 4 पाई स्टेरेडियन का सॉलिड एंगल बनाती है। तो 4 पाई कैंसिल हो गया, देखो प्रूफ हो गया फाई ई बराबर क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। तो 1 बाई एप्सिलॉन नॉट को अलग कर लें, क्यू को अलग कर लें, तो 1 बाई एप्सिलॉन नॉट इनटू में क्यू। ये क्यू क्या है, ये वो चार्ज है जो बॉडी के अंदर। चीजें आसान रहे इसलिए हमने क्लोज बॉडी के अंदर केवल एक चार्ज लिया था, हम एक से ज्यादा भी लेकर के इन सारी चीजों को प्रूव कर सकते हैं। तो एक बार आप इसको फिर से देख लीजिए, मैं रिपीट करता हूँ। सबसे पहले तो गॉस थ्योरम इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जो स्टेटमेंट 1 है उसको समझो। गॉस कहते हैं कि अगर आपके पास में कोई क्लोज बॉडी है और आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है, इससे लिंक होने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक विद क्लोज बॉडी विल बी इज इक्वल टू 1 बाई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ टोटल इनक्लोज चार्ज बाय द क्लोज बॉडी। तो जितना भी बॉडी ने अपने अंदर चार्ज बंद किया है उस बंद वाले चार्ज का टोटल ले लो और उस टोटल चार्ज का 1 बाई एप्सिलॉन नॉट कर दो, ये आएगा टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इसी स्टेटमेंट को हम लोगों ने यहाँ पर मैथमेटिकली लिख दिया कि टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स बराबर 1 बाई एप्सिलॉन नॉट इनटू में टोटल चार्ज इनक्लोज बाय द बॉडी। सिमिलरली यहाँ पर सिग्मा क्यू का मतलब है टोटल चार्ज जो कि बॉडी के अंदर है, ये याद रखना। सिग्मा क्यू है इनक्लोज चार्ज, ठीक है। अब प्रूफ करना था, तो प्रूफ करने के लिए हमने यहाँ पर क्लोज बॉडी ली, और आपके लिए चीज़ें थोड़ा आसान हुए इसलिए केवल एक चार्ज बॉडी के अंदर ले। तो यहाँ पे क्यू चार्ज बॉडी के अंदर है और ये पूरी आपकी क्लोज बॉडी है, ठीक। क्या किया,
अब स्टार्ट करना था तो स्टार्ट यहाँ से किया कि हमने पूरी बॉडी को नहीं लिया, हमने उसका एक छोटा सा हिस्सा लिया और इस छोटे से हिस्से में एक छोटा एरिया डीए ले लिया और फिर इस लाइन को देखो, लिंक फ्लक्स विद स्मॉल एरिया डीए। जो छोटा सा एरिया डीए है उससे कितना फ्लक्स लिंक होगा, तो हमारे पास में जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की फार्मूला लिस्ट थी उस फार्मूला लिस्ट में एक फार्मूला ये भी था, इलेक्ट्रिक फ्लक्स बराबर E इंटू एरिया। तो यहाँ पर लिखा E फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इंटू में एरिया, तो ये एरिया हो गया, ये छोटा सा। अच्छा, कॉमन सेंस की बात है कि जो हम काउंट कर रहे हैं वो छोटा एरिया काउंट कर रहे हैं, इसलिए फ्लक्स भी छोटा होगा तो दे पाएंगे। उसके बाद में डीए की वैल्यू कैसे निकाली, ये देखो लिस्ट। और जब हमने सॉलिड एंगल का इंट्रोडक्शन दिया था आपको तो बता चुका था कि अगर थीटा की वैल्यू आपको नहीं दी जाती है तो हमेशा आप मानेंगे कि 0 डिग्री है थीटा की वैल्यू सॉलिड एंगल के फार्मूले में। तो cos 0 1 हो जाएगा तो डीए की वैल्यू आएगी, रिजल्ट्स ये आ गए। इसके बाद में E फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फार्मूला लगाया, पूरा कैलकुलेशन किया, यहाँ पर आकर के हम लोगों ने अपने आप को रोक लिया। फिर लॉजिकली आगे बढ़ेगी, ये जो निकल के आया है ये क्या है, आंसर है ये तो छोटा सा फ्लक्स है जो कि इस छोटे एरिया से लिंक है। हमें तो टोटल फ्लक्स चाहिए था, तो छोटी वैल्यू पे क्या कर दो, इंटीग्रेशन कर दो, इंटीग्रेशन कर दिया। अच्छा, इंटीग्रेशन के अंदर कभी कांस्टेंट लोग नहीं रहते, तो जो कांस्टेंट लोग थे बाहर आ गए। अब देखो इंटीग्रेशन के अंदर डी ओमेगा रह गया, केवल डी ओमेगा को क्या पढ़ेंगे, छोटा सा सॉलिड एंगल। इंटीग्रेशन ऑफ डी ओमेगा को क्या पढ़ेंगे, टोटल सॉलिड एंगल। ये एक्सपेंशन मेथड में मैंने आपको हैबिट करवा दी थी कि आप इसकी हैबिट में आइए। dt का नाम है छोटा सा टाइम, इंटीग्रेशन ऑफ dt का नाम है टोटल टाइम, dm का नाम है छोटा सा मास, इंटीग्रेशन ऑफ dm का नाम होगा टोटल मास, डी ओमेगा का नाम है छोटा सा सॉलिड एंगल, इंटीग्रेशन ऑफ डी ओमेगा को क्या कहेंगे, पूरा सॉलिड एंगल। तो यहाँ पर डी ओमेगा की जगह पर आ गया ओमेगा टोटल। अब ये जो डी ओमेगा है इस छोटे एरिया में बनाया है, तो ओमेगा टोटल कौन बनाएगा, ये पूरा एरिया बनाएगा। तो पूरा एरिया जो है वो क्लोज है और जहां पर सॉलिड एंगल बनेगा वो पॉइंट कहाँ है, अंदर। तो पिछली वाली क्लास में जो सॉलिड एंगल थ्योरम थी उसके अकॉर्डिंग जो वैल्यू होती है 4 पाई, यहाँ पर 4 पाई लिख दिया, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो गया, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट आ गया, 1 बाई एप्सिलॉन नॉट इनटू में क्यू। ये क्यू क्या है, ये वो चार्ज है जो बॉडी के अंदर है, प्रूफ हो। तो एग्जाम में जब आपसे स्टोक्स थ्योरम पूछी जाती है, स्टोक्स थ्योरम के वैसे तो 3 स्टेटमेंट है लेकिन आपको 2 करने हैं। एक हमने करा दिया है, अब चलते हैं दूसरे की बारी। दूसरा क्या है फिर, सेकेंड आपका ये दूसरा स्टेटमेंट क्या है, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स phi लिंक विद क्लोज बॉडी विल बी 0, will be 0 if no charge encloses by body, encloses by body। अगर किसी क्लोज बॉडी ने अपने अंदर चार्ज नहीं बंद किया है तो जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा उस बॉडी से वो कैसा होगा, 0 होगा। ये है क्वेश्चन, यानी कि चार्ज तो है लेकिन बॉडी के अंदर नहीं है। तो अब इसको भी प्रूफ कर लेते हैं, देखिए इसी से मेरा काम बन जाएगा। ये हमारे पास में क्लोज बॉडी है और चार्ज ये रहा, थोड़ा सा सही स्पेस मिल जाए, हटा देते हैं इस छोटे एरिया को कहीं और ले। ये क्लोज बॉडी है हमारे पास, ये क्लोज बॉडी और चार्ज अब की बार बॉडी के अंदर नहीं है बल्कि बॉडी से बाहर है। तो गॉस कहते हैं कि अब कोई फायदा नहीं है क्योंकि इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालोगे लिंक होने वाला कि बॉडी से लिंक होने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना है, तो आंसर है 0 आएगा। तो इसी बात को प्रूफ करके दिखाना। तो शुरुआत की है, एक्सप्लेन किया है। हमने इस क्लोज बॉडी में छोटा सा एरिया ले लिया, कहीं भी ले सकते हो, चलो अब की बार छोटा सा एरिया ये ले लिया।
ये है छोटा सा एरिया, और छोटा सा एरिया डीए वैल्यू का है। इस छोटे एरिया में इस चार्ज वाले पॉइंट पर जो छोटा सा सॉलिड एंगल बनाया होगा वो डी ओमेगा है। ये वाली लाइन रिपीट करिए, लिंक फ्लक्स विद स्मॉल एरिया डी। तो डीए एरिया से लिंक होने वाला फ्लक्स कितना होगा? ये काम कर जाएगी लाइन, नहीं लिखनी पड़ेगी, ये भी काम कर जाएगी, ये भी काम कर जाएगी, और ये लॉजिक भी काम कर जाएगा। यहाँ तक आ चुका है। फिर इसके आगे चले, यानी कि एक जो प्रूफ हमने किया उसी से दूसरा वाला प्रूफ अप्रोक्सीमेटली हो जाना है। फिर ये चीज़ हमने यहाँ पर रिपीट कर दी, ओके ये सही है, ये लॉजिक है, यहाँ तक फिर से आया। ये देखिए ये भी सही, सेम सिचुएशन, यहाँ पर आ गया ओमेगा टोटल। अब यहाँ पर चेंज आएगा, आप भी देख लीजिए, समझ लीजिए। ये जो छोटा सा एरिया डीए है, इससे लिंक होने वाला फ्लक्स कितना होगा? ये लिखा हुआ है। उसके बाद डीए को हमने कैसे ओपन किया था, वही सेम प्रोसेस, ई वहाँ पे दिख ही रहा है। फिर ई को हमने कैसे ब्रेक किया, पूरी बात यहाँ पर वही चीज, ये आ गया। ये जो आ गया ये छोटा सा इलेक्ट्रिक फ्लक्स है जो कि इस छोटे एरिया से लिंक है। ये छोटा इलेक्ट्रिक फ्लक्स छोटे एरिया से लिंक है। टोटल फ्लक्स कितना होगा? इंटीग्रेट कर दिया। इंटीग्रेशन के अंदर बच्चों कांस्टेंट होते नहीं है, बाहर आ गए, ये आ गया। अब वही सेम सिचुएशंस की अकेले डी ओमेगा का नाम है छोटा सा सॉलिड एंगल, तो इंटीग्रेशन ऑफ डी ओमेगा का नाम क्या होगा? पूरा सॉलिड एंगल, ये लिखा है। और फिर से पिछली वाली क्लास में जो सॉलिड एंगल की थ्योरम थी उसको एक बार रिकॉल करो। तो जब आप रिकॉल करोगे तो यहाँ पर ओमेगा टोटल की जगह पे लिखेंगे 0। क्या थ्योरम थी? थ्योरम थी कि अगर कोई पॉइंट क्लोज बॉडी के बाहर है, अगर कोई पॉइंट क्लोज बॉडी के बाहर है तो बाहर वाले पॉइंट पर पूरी क्लोज बॉडी जो सॉलिड एंगल बनाती है वो 0 वैल्यू का होता है। तो यहाँ पर ओमेगा टोटल का कौन बनाएगा? ओमेगा टोटल बनाएगा क्लोज बॉडी, और ये रही पूरी क्लोज बॉडी, और ये पूरी क्लोज बॉडी इस बाहर वाले पॉइंट पर जो सॉलिड एंगल बनाएगी वो 0 होगा। तो ये 0 इस पूरे को मल्टीप्लाई करेगा तो फाई ई बराबर आ गया 0। तो आपके अपने बोर्ड लेवल पर स्टोक्स ये जो गॉस थ्योरम है, वैसे तो इसके 3 स्टेटमेंट है, लेकिन हम लोगों ने 2 स्टेटमेंट किए और चीज़ें आसान हैं, इसलिए केवल एक चार्ज को लेके चले हैं। बॉडी के अंदर भी एक चार्ज रखा जब स्टेटमेंट 1 प्रूफ किया, और बॉडी के बाहर रखा जब स्टेटमेंट नंबर 2 प्रूफ किया। एक से ज़्यादा हो तो भी ये रिजल्ट्स वैलिड है। अब इस थ्योरम का जो है एप्लीकेशन क्या है, बहुत ही ज़बरदस्त एप्लीकेशन है। जैसे अब ये थ्योरम तुमको पता है तो तुमको केवल ये देखना है कि कितना चार्ज बॉडी के अंदर है और फ्लक्स निकाल लेना है। जैसे कुछ एप्लीकेशंस हम करके दिखाते हैं आपको। जैसे मानिए क्वेश्चन आपके लिए सेट किया, क्वेश्चन आपका ये याद रखना कि जो तुमने गॉस थ्योरम पढ़ी है उसमें हमेशा क्लोज बॉडी हो, क्लोज बॉडी। ये चार्ज है -6 माइक्रोकूलम, ये चार्ज है +10 माइक्रोकूलम, ये चार्ज है 20 माइक्रोकूलम, ये चार्ज है -14 माइक्रोकूलम, ये है आपका +8 माइक्रोकूलम। और ये सारी सेटिंग बनाने के बाद उन्होंने कहा कि फाइंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक विद क्लोज बॉडी। इस क्लोज बॉडी से लिंक होने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालो। तो आपको गॉस थ्योरम याद है, तो फाई ई बराबर 1/ε0 इंटू सिग्मा क्यू। सिग्मा क्यू वो चार्ज होता है जो बॉडी के अंदर बनता है, तो सिग्मा क्यू में इसको तो लेना नहीं क्योंकि ये तो बॉडी के बाहर है। सिग्मा क्यू में इसको भी नहीं लेना है क्योंकि ये भी बॉडी के बाहर है।
सिग्मा क्यू में इसको भी नहीं लेना क्योंकि ये भी बॉडी के बाहर है। अंदर जो चार्जेस हैं वो कौन कौन से हैं, प्लस का 20 है और 14 है, तो सिग्मा क्यू में वही लोग आएंगे जो बॉडी के अंदर है। तो पहला आ गया प्लस का 20 माइक्रो कूलम और दूसरा आ गया माइनस का 14 माइक्रो कूलम। और चार्जेस का टोटल हमेशा साइन के साथ लिया जाता है चार्ज वैल्यू। तो यहाँ से आ गया 5e और 1/ε0 जो भी लिख सकते हो 1.13 10 की पावर 11, क्योंकि बताया है कि 1.13 इंटू 10 की पावर 11 का मतलब होता है 1/ε0। और यहाँ ब्रैकेट में कितना आएगा, तो 20 से 14 माइनस हो जाएंगे तो कितना आ जाएगा 6 माइक्रो कूलम। पूरा का पूरा कैलकुलेशन जो है SI में किया जाता है। तो माइक्रो कूलम का कूलम बना लो 6 इंटू 10 की पावर -6 कूलम, क्योंकि 1 माइक्रो कूलम इज इक्वल टू होता है 10 की पावर -6 कूलम। तो 5e बराबर आ गया 1.13 इंटू में 6 इंटू 10 की पावर 11 10 की पावर -6 6 3 जा 18 7 6.78 10 की पावर 5। ये आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स है। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स का बेटा यूनिट क्या लिखोगे, यूनिट। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो यूनिट है देखो यहाँ से निकालो। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फार्मूला होता है ना E इंटू एरिया, तो E का यूनिट हो गया न्यूटन अपॉन कूलम और एरिया क्या होता है मीटर स्क्वायर। SI में पूरी कैलकुलेशन SI में, हमने यहाँ पर सारा काम SI में किया है, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम। तो ये हम लोगों ने गॉस की जो थ्योरम है उसका एप्लीकेशंस की। न्यूमेरिकल भी आएंगे और भी कई सारी चीज़ें हैं जो कि हम लोग यहाँ पर करेंगे। तो आज की क्लास में आप अपना काम करिए, नेक्स्ट वाली क्लास में गॉस लॉ के एप्लीकेशंस कराएंगे।